हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज के अंदर आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं और आज का ये जो लेक्चर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज इस लेक्चर होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आज हम समझेंगे कि हार्मोन किस तरह से अपना काम करता है, यानी हम सेलुलर लेवल पर ये समझने वाले हैं कि हार्मोन किस तरह से वो तमाम मैकेनिज्म फॉलो करवाता है हमारी सेल से, जिनसे उस हार्मोन का काम हमें दिखने को मिलता है। चलिए, तो हार्मोन का जो एक्शन है उसमें अगर हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, तो अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये मैं बता दूं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है वो दो लेवल पर चलती है। ठीक है, पहली जो लेवल है, पहला जो लेवल है, वो पहला लेवल है सेल मेम्ब्रेन लेवल पर। पहला है सेल मेम्ब्रेन लेवल पर और दूसरा जो है वो है इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर लेवल, या फिर मैं कहूँ साइटो अ, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म। अब ये हम समझते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हम इसे समझने के लिए हम बिल्कुल एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिए। ये सेल है और सेल के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने सिंगल मेम्ब्रेन बनाया है, आप इसे डबल मेम्ब्रेन कंसीडर कीजिए। और इस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर जो मास्टर मॉलिक्यूल है वो पड़ा है, और मास्टर मॉलिक्यूल एक ही होता है, डीएनए। ठीक है जी। अब सेल के अंदर जो भी काम होगा इसकी परमिशन से होगा, डीएनए की परमिशन से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हार्मोन आ रहा है, हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कि माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर अपने हार्मोन सीक्रेट करती है, अपने सीक्रेशन माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर सीक्रेट करती है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इतनी कम माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर सीक्रेट करते हुए और सीधा ब्लड में त्याग करते हुए कोई भी ग्लैंड अपने टारगेट अंग तक अपने हार्मोन को किस तरह से पहुंचाती होगी, ठीक है। बिकॉज अगर हम देखें कि कोई ग्लैंड अगर सीधा ब्लड में सीक्रेट कर रही है, और मान लीजिए कि मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो अपना सीक्रेशन ब्रेन में छोड़ रही है, और मान लो एफएसएच है, अगर एफएसएच सीक्रेट कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, पिकोग्राम नैनोग्राम की रेंज में होता है, ये माइक्रोग्राम की रेंज के अंदर, ये माइक्रोग्राम से नीचे जो के लेवल है वहां पर ये सारे ऑपरेट होते हैं। इतनी कम क्वांटिटी में सीक्रेट हुआ एफएसएच ब्रेन में, और उसका जो टारगेट और ऑर्गन है वो लोअर बॉडी पार्ट्स है, गोनेट्स के अंदर है। तो इतनी दूर ट्रेवल करके इतना कम क्वांटिटी का जो हार्मोन है वो किस तरह गोनेट्स पे अपने काम स्पेसिफिक करता है। और दूसरी बात ये कि एफएसएच या फिर कोई भी हार्मोन केवल जिस टारगेट अंग के लिए बना है केवल वहीं ट्रिगर करता है अपने एक्शन, दूसरी जगह क्यों ट्रिगर नहीं करता। तो इसका आंसर हमें आज मिलने वाला है। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी हार्मोन जो होता है उसका एक रिसेप्टर जो होगा वो सेल की सरफेस पे मिलेगा, और अलग अलग हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। एफएसएच का रिसेप्टर केवल उसके टारगेट ऑर्गन पे मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर केवल उनकी टारगेट सेल पे मिलेगा, जिन जिन सेल को ग्रोथ हार्मोन से प्रभावित होना है उनके पास ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर होगा। एफएसएच जिन पर काम करने वाला है उनके पास एफएसएच का रिसेप्टर होगा, या फिर कोई भी हार्मोन, यानी उसकी सतह पर क्या मिलने वाला है हमें? एक रिसेप्टर मिलने वाला है। ये हो गया रिसेप्टर, ठीक है जी। ये रिसेप्टर है। अब ये जो रिसेप्टर है इसको मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, इसको भी समझना चाहिए हमें। तो ये रिसेप्टर है, ये मेम्ब्रेन है, इतनी यहाँ पर ये बहुत पतली सी बनी है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप समझें इसे, ठीक है। ये हो गया रिसेप्टर, और ये हो गया, हाँ, ये पूरा रिसेप्टर, और ये क्या है? इतनी क्या है? ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, इतनी लंबाई। अब देखिए, ये जो रिसेप्टर है इसके तीन तीन डिवीजन हो सकते हैं। ये बाहर की तरफ है, सेल के बाहर की तरफ, तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, इसका डोमेन ये वो हिस्सा है जो बाहर है। ये इतना जितना मेम्ब्रेन के अंदर है, ये हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन,
और ये जो हिस्सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? जो साइटोसॉल के अंदर है, ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है? साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। ये सारे डोमेन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और साइटोसोलिक। ये एक रिसेप्टर के 3 हिस्से हैं। इन तीनों हिस्सों के बारे में हम बार बार बात करेंगे। अब देखिए, कोई भी जब ये रिसेप्टर है, ठीक है, और रिसेप्टर पर जो चीज बाइंड होती है उसे हम बोलते हैं लाइगेंड। क्या बात करते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लाइगेंड। तो इसके कंप्लीमेंट्री फिटिंग वाला ये लाइगेंड है, ऐसा, ठीक है जी। तो ये इसके साथ क्या लग रहा है? लाइगेंड। अब यहाँ पे रिसेप्टर अलग होगा, लाइगेंड। अब यहाँ पे लाइगेंड क्या है? हार्मोन है। यहाँ पर लाइगेंड क्या होगा? हार्मोन, बिकॉज रिसेप्टर लाइगेंड ये तो कॉमन नाम हो गए उनके, ठीक है। तो यहाँ पे लाइगेंड क्या है? हार्मोन। चलिए, ठीक है। अब जैसे जैसे रिसेप्टर होंगे वैसे वैसे लाइगेंड होंगे। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि ये रिसेप्टर है, तो उसका लाइगेंड भी ऐसा मिलेगा कुछ। अगर मैं करूँ कि ये रिसेप्टर है, ये मेम्ब्रेन मान लो, ठीक है, तो उसका कुछ लाइगेंड भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट्री फिटिंग होती है, जिस तरह से एंजाइम उसमें अपन पढ़ते हैं। क्लियर है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो ये हार्मोन आने वाला। अब देखिए, हार्मोन जब भी आएगा, हार्मोन जो भी हार्मोन आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हार्मोन, ठीक है। अब इस हार्मोन पे थोड़ा सा चर्चा करें। हार्मोन 2 प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो हमने शुरू में पढ़े हैं हार्मोन, कोई प्रोटीन का बनता है, कोई अमीनो एसिड का है, कोई फैट स्टेरॉइड का है, हमने शुरुआत में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन हार्मोन की जो ब्रॉड कैटेगरी होगी, जो हार्मोन होगा, वो 2 चीजें होंगी। या तो वो हाइड्रोफिलिक होगा नेचर में, या तो वो हाइड्रोफोबिक होगा। यानी मैं कहूं, हाइड्रोफोबिक कौन होता है? जो जल से घृणा करता है, यानी फैटी होगा, यानी ये फैटी नेचर का होगा। या फिर मैं कहूं वाटर इनसोल्यूबल, यानी ऐसे हार्मोन होंगे, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक कौन होगा? जो फैट का बना होगा, यानी कौन होंगे? जो स्टेरॉइड वाले हार्मोन वो होंगे। यानी जितने भी हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के हैं वो तो फैट से डिराइव्ड है, और जो जो हार्मोन फैट से बना है वो तो हाइड्रोफोबिक होगा। इसकी बजाय उल्टा अगर हम पढ़ें, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक जो है वो क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे, ठीक है। और ये नॉन स्टेरॉइड होंगे, ठीक है। अब मैं इसको स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे नॉन स्टेरॉइड। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो मेजर चीज समझनी है वो क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि ये हार्मोन सॉरी, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हार्मोन, एक अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वाला हार्मोन हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हार्मोन अगर हाइड्रोफोबिक है, तो हमें यहाँ पे क्या समझना चाहिए? अगर ये हाइड्रोफिलिक है, सॉरी, वाटर सोल्यूबल है ये, ठीक है। अगर ये हाइड्रोफिलिक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो फोस्फोलिपिड की बनी है, राइट। तो ये मेम्ब्रेन को ये हार्मोन पार कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और जब इसे पार नहीं कर सकता, तो नो डाउट इसका जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ मिलेगा? मेम्ब्रेन के ऊपर। सीधी सी बात है, ये सेल है हमारे पास, और यहाँ पर ये हार्मोन आ रहा है, और जब ये इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इस सेल के अंदर अपना कुछ प्रभाव दिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं दिखा पाएगा। तो ऐसे में सेल की जिम्मेवारी बनती है कि इस हार्मोन के पास जो सूचना है, जो सिग्नल ये लेके आया है, उसके लिए रिसेप्टर की व्यवस्था कहाँ करे? मेम्ब्रेन के ऊपर। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी तरफ जो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है, ठीक है, स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन है, जहां भी हमने कहा कि ये वाटर से तो इनसोल्यूबल है, ठीक है। अब देखिए, सेल के अंदर क्या खास बात है? सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो कि खुद पानी है, लिक्विड मटेरियल है। अंदर है साइटोसोल, ठीक है, इसमें भी क्या है? पानी है। और ये जो मेम्ब्रेन है, यानी बस एक मेम्ब्रेन ही है जो कि फैट की बनी है, बाकी अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, राइट। तो जो पानी में घुलनशील थे वो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मेम्ब्रेन ने इसके ऊपर ही अपने क्या व्यवस्था कर दी? रिसेप्टर की व्यवस्था कर दी। लेकिन जब एक दूसरे टाइप का हार्मोन
चलो मैं इसको ग्रीन से डिपिक्ट करता हूँ, ठीक है, ग्रीन से। ये जो हार्मोन है ये वाटर सोल्यूबल नहीं है और फैटी है नेचर में, तो क्या करेगा, फैटी है तो ये फैट की जो मेम्ब्रेन है इसको पार करते हुए सीधा अंदर आएगा, और इसकी पर ये बिल्कुल आ सकता है, अलाउड है। तो इसके लिए क्या रिसेप्टर इसकी सतह पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके लिए इसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर गौर करने लायक बात ये है कि इसका ये रिसेप्टर यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये हार्मोन है, ये इसका रिसेप्टर है, यहां पर ये हार्मोन है, इसका रिसेप्टर यहां है। क्लियर है, ये इसका रिसेप्टर है। क्लियर है। अब यहां पे ये रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है और ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। इसीलिए हार्मोन की सिग्नलिंग दो प्रकार की होती है, और दो प्रकार की होने का मुख्य वजह क्या है कि हार्मोन की जो केमिकल नेचर है उस आधार पर उसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो इसका पूरा जो मैकेनिज्म होगी वो इसी हिसाब से होगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम शुरू करने, अब हम जिससे पहले कि हम शुरू करें, हम ओवरऑल समझें कि सिग्नलिंग क्या चीज है, सिग्नल क्या होता है। सिग्नलिंग सिग्नलिंग कुछ नहीं है वैसे तो, मैं इसको थोड़ा सा और डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक स्क्वायर सेल बना रहा हूँ, हालांकि एनिमल बायोलॉजी में स्क्वायर सेल का कोई मतलब नहीं है, होती नहीं है, प्लांट सेल में होती है, सॉरी ये क्या बना। तो इसको चलिए मैं इसको गोल ही बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये एक सेल है, इसको मैं नीचे बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये एक सेल है, इसे समझने की कोशिश करिए, राइट, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से इसको मैं पूरा बना ही नहीं रहा हूँ। ये मेम्ब्रेन है पूरी, इधर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर है, ऐसा ही होता है। और ये न्यूक्लियस है, और इधर भी ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर है आप जो देख रहे हैं। और यहाँ पर ये हो गई, इसको भी मैं ढंग से ही बना देता हूँ, ये हो गई झिल्ली। अब ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए मैं इसको डिपिक्ट करने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, ठीक है, ये इतनी मेम्ब्रेन है। ध्यान रखिए ये झिल्ली में जो मैंने बनाई है ये इतनी मोटी नहीं है, अगर आप समझे कि डबल लेयर, ऐसा नहीं है, मैंने बस बताने के लिए, ठीक है। अब मैं रिसेप्टर बनाता हूँ इसका, ये रिसेप्टर रहा, चलिए ये हो गया रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन बना दिया जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, और ये हो गया रिसेप्टर। इसके 3 डोमेन मैंने बताए, ये बाहर वाला डोमेन, ये मेम्ब्रेन के अंदर वाला, और ये साइटोसॉल के अंदर वाला, ये रिसेप्टर। और इसका जो लाइगेंड है वो ये रहा, ये लो जी, ये इसका लाइगेंड। अब इसका ये जो लाइगेंड है ये क्या है, हार्मोन खुद है, ये हार्मोन आया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से वाले की बात कर रहे हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, पहला सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल पे जो सिग्नलिंग होती है, ठीक है। और ये इसका हो गया रिसेप्टर। अब सिग्नलिंग क्या है उसे समझते हैं, सिग्नलिंग से आपको समझ में आएगा। अच्छा, मेन चीज क्या है, जो कुछ करना है वो किसको करना है, डीएनए को करना है, ध्यान रखिए। देखिए हार्मोन एक ऐसी चीज है, ऐसा केमिकल है, उसके पास एक सूचना होती है, इस बात को गौर से समझिए। हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जिसके पास कुछ सूचना है, ठीक है। अच्छा, ये सूचना कहां से आई है, उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो ग्लैंड ने भेजी है, और इस सेल के पास भेजी है, और इसे कुछ काम करने के लिए कहा है, राइट। लेकिन ये जो सूचना है जो इतनी अहम है, और इस सूचना के मिलने से ये जो सेल जो काम करेगी, जो रिस्पॉन्स करेगी, वो करना धरना सारा किसको है, इस डीएनए को करना है। बिकॉज सेल का जो स्वामी है, कोई भी सेल का जो मास्टर मॉलिक्यूल है वो डीएनए। तो ये बात तो तय है कि ये सूचना कहां तक पहुंचनी चाहिए, डीएनए तक पहुंचनी चाहिए। तो हमें बस इतना ही समझना है कि ग्लैंड से सीक्रेट होकर के हार्मोन जो गुप्त सूचना लाया है उसे हर हाल तक कहां पहुंचना है, न्यूक्लियस में स्थित डीएनए के पास पहुंचना है। तो कोशिका झिल्ली से और न्यूक्लियस तक की ये जो यात्रा है, इसमें बहुत सारे
बीच के खिलाड़ी आते हैं जो इस हार्मोन से सूचना को लेते हैं, एक लेता है वो दूसरे को देता है, दूसरा लेता है तीसरे को देता है, और फाइनली ये अंदर वाले कमरे में स्थित, अंदर वाले कमरे से यहाँ पे मतलब है, मेरा मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जो डीएनए है वहां तक कोई ना कोई मॉलिक्यूल पहुंचाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये जो सूचना जो ग्लैंड ने भेजी हार्मोन के मार्फत वो पहुंच जाएगी डीएनए के पास, और डीएनए उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। अच्छा, डीएनए क्या काम करेगा? अब हम सोचेंगे भाई डीएनए को क्या काम आता है? डीएनए कुछ आता है क्या? डीएनए क्या जानता है? डीएनए के पास जीन है, और डीएनए को केवल 3 काम आते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो रेप्लिकेट कर लेता है बेचारा, बिकॉज एक सेल से 2 सेल बनानी है, वो उसका काम नहीं है, वो तो उसकी मतलब बिकॉज सेल डिवाइड हो रही है तो इसलिए, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कि दोनों सेल के पास इक्वली होना चाहिए तब रेप्लिकेशन। लेकिन जब एक सेल के अंदर डीएनए है उसके पास मुख्यतः जब डीएनए को काम करना रहता है, जब उसे डीएनए को अपनी बात कहनी होती है, जब उसे अपने आप को अभिव्यक्त करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो वो नो डाउट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के जरिए करेगा। तो जब किसी जीन के एक्टिवेट होने का आदेश हमें हार्मोन के माध्यम से मिलता है तो ये डीएनए क्या करता है, जो यहाँ है, जो यहाँ है, ये क्या करेगा, उस जीन को ट्रांसक्राइब कराएगा, उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से एमआरएनए बन के न्यूक्लियस के बाहर जाएगा और बाहर जाकर उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, और ट्रांसलेशन होने से हमेशा प्रोटीन बनता है, ये सब हम जानते हैं, बिकॉज ट्रांसलेशन का उत्पाद हमेशा एक ही है, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या काम करेगा? प्रोटीन क्या करता है? अधिकतर केसेस में प्रोटीन कोई ना कोई एंजाइम होता है, यानी इस हार्मोन ने, ये जो आया, इसने सूचना यहां तक पहुंचाई, और इस सूचना के मिलने से इस सूचना के मिलने से इसका क्या हुआ? एमआरएनए बना। ठीक है, एमआरएनए गया बाहर, और बाहर क्या बना? प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन क्या बना रहा है? एंजाइम बना रहा है, और ये एंजाइम कोई काम करेगा, जो भी कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन, या फिर हो सकता है कोई दूसरा फैक्टर बना रहा हो सकता है ये कोई दूसरा हार्मोन बना रहा हो, एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी श्रृंखला चलती है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पे बैठे हैं और कोई आपको बुलाने आता है। मैं एक लेमैन के एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने घर में अंदर वाले कमरे में लेटे हुए हैं और कोई आपको बुलाने आया। कौन आएगा? आपका दोस्त। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार आपका दोस्त आए, अनजान आदमी भी आपको बुला सकता है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है, हम दो केस लेते हैं। एक तो है कि ये एक वो जो बुलाने आया है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड हम सब जानते हैं, ठीक है, उसने आकर के आपके दरवाजे पे दस्तक दी, ठीक है, और आपका नाम पुकारा, और नाम पुकारते ही दरवाजे के पास जो मेन गेट है आपका, वहां पर सपोज आपकी मदर थी, ठीक है, मदर ने आपके नाम, यानी वो जो बंदा आया उसने आपका नाम पुकारा, उसका मैसेज ग्रहण किया, वो मैसेज लेके आया, ठीक है, कि सपोज हम रमेश की बात करते हैं कि रमेश की आवाज लगाई तो मदर को ये सूचना मिली। तो मदर कहाँ है? ये मैम, ये हमारा गेट है, यहाँ पर ये सूचना किसने ली? ये मदर रही यहाँ पे, बिकॉज हार्मोन को प्राथमिक रूप से बाइंड किसने कराया? रिसेप्टर ने, यहाँ पर बाइंड हो गया। मदर ने जैसे ही वो आपको बुलाने के लिए मुड़ी तो उन्होंने देखा कि चौक में आपकी सिस्टर खेल रही हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपकी सिस्टर को कहा कि जाओ रमेश को कहो कि उनको कोई बुलाने आया है। तो ये जो सूचना जो मदर को प्राप्त हुई, अब किसको प्राप्त हो गई? सिस्टर को प्राप्त हो गई। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हार्मोन ने कुछ सूचना रिसेप्टर को दी, रिसेप्टर ने यहाँ पर रिसेप्टर के साथ कोई एक जो कंपाउंड था एक्स, वो था, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स कंपाउंड था, ठीक है, एक्स अब एक्टिवेट हो गया, और एक्स एक्टिवेट होकर के फ्री हो गया, यहाँ से पहले बाउंड था, ठीक है, और मैं इसको एक्स स्टार से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। एक्स ने ये सूचना जैसे ही आगे बढ़ी, ठीक है, एक्स ने ये सूचना जैसे ही आपकी सिस्टर आगे चली, उनको कोई और मिल गया घर में, सपोज चाची मिल गई, ठीक है, उन्होंने कहा कि आंटी आप उधर जाए तो रहे हो, इस कमरे में कौन सो रहे हो? आप सो रहे हो, ये वाला अंदर वाला कमरा है जहाँ पे आप बैठे हो, ये रमेश यहाँ पे, कि रमेश को आवाज लगाना। तो अब ये सूचना किसको मिल गई? वाई को, आपकी चाची है ये, ठीक है, अब वाई, इस सूचना के मिलने से वाई एक्टिवेट हो गया, ठीक है, और चाची ने क्या किया? चाची सीधा आपके कमरे में आई, ठीक है, और आपको ये सूचना दे दी, और ये लो जी, ये चाची आपकी
कुल मिलाकर के पूरा जो मैकेनिज्म है, मैंने एक बहुत रफ एग्जांपल से बताया है कि किस तरह से हार्मोन के पास ये सूचना रिसेप्टर्स के माध्यम से इसने सेल ने ग्रहण की, फिर एक्स जो यहाँ पर बंधा हुआ था वो एक्टिवेट होकर के फ्री हुआ, इस एक्स ने वाई को एक्टिवेट किया और वाई एक्टिवेट होकर के कहाँ चला गया, न्यूक्लियस के अंदर चला गया। और जो चीज़ न्यूक्लियस में अंदर जाती हैं और डीएनए पर बाइंड होती हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही वो फैक्टर हैं जो डीएनए के साथ बाइंड करके उनके एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे वाई जब तक, अब अगर हम इसे थोड़ा सा उल्टा समझें, वाई का यहाँ बंधना जरूरी है इस एमआरएनए के बनने के लिए, ठीक है, लेकिन वाई तब तक नहीं बन सकता जब तक कि एक्टिवेट ना हो, और जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा, इसके एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए, लेकिन एक्स के खुद का एक्टिवेशन जरूरी है वाई को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन एक्स का एक्टिवेशन कब होगा, सामान्यतः तो ये रिसेप्टर से बंधा हुआ है या फिर इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन एक्स का एक्टिवेट होना किस पर निर्भर है, हार्मोन के आने पर। तो जैसे ही हार्मोन आया, रिसेप्टर ने एक्टिवेट होकर के एक्स को एक्टिवेट किया, एक्स एक्टिवेट होकर के वाई को एक्टिवेट करेगा, और नाउ ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो पहले साइटोसॉल में था इनएक्टिव फॉर्म में, ये अब एक्टिवेट हो गया और ये सीधा डबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आया और अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में इसने अपना काम करवाया। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब डीएनए पे काम करते हैं तो उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन बना और इस तरह से काम। ठीक है, यहाँ पे सारा खेल हार्मोन रह गया बाहर ही, तो ये तो पहला लेवल हो गया। ठीक है, दूसरे वाले केस में दूसरे वाले केस में क्या होगा, मैं एक अलग अलग कलर से अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, दूसरे वाले केस में क्या होगा, ये हार्मोन आया ये हार्मोन आया, दूसरा ये वाला जो हार्मोन है ये क्या है, फैट का है, स्टीरॉइड है। अभी मेम्ब्रेन के अंदर तो मेम्ब्रेन तो सीधा आर पार चला जाएगा। ठीक है, तो ये ये सीधा आ गया यहाँ, थोड़ा सा मैं इधर मैंने बनाया जानबूझ के, बिकॉज क्रॉस करने का कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो रिसेप्टर है वो बाहर नहीं था, इसका रिसेप्टर कहाँ है, अंदर है। तो ये जो रिसेप्टर है, ये इस रिसेप्टर ने इसको ग्रहण किया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, यहाँ पे ये हार्मोन है और ये इसका रिसेप्टर है, लेकिन ये वाला हार्मोन कौन सा, स्टीरॉयड हार्मोन, जो दूसरे टाइप का, ये तो फर्स्ट टाइप का है, और ये जो साइकिल है ये कौन से टाइप का है, स्टीरॉयड प्रकार का। ठीक है, ये ठीक वैसे ही ले लीजिए कि कई बार क्या होता है कि आपका दोस्त इतना आपके घर पे आना जाना होता है कि वो सीधा गेट खोलकर खुद ही आ जाता है, वो ना तो मम्मी को कहता है, ना वो चाची को कहता है, ना सिस्टर को कहता है, वो खुद ही आ जाता है। ठीक है, सीधा ही आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर हार्मोन जो कॉम्प्लेक्स है, ये सीधा मूव करेगा कहाँ, कहाँ काम करेगा, वो डीएनए पे जाएगा। अब यहाँ पर डीएनए पर ये रिसेप्टर रहा, और ये अब यहाँ पर ये जो रिसेप्टर हार्मोन जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्या है, ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर वाई एक्टिवेट होकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये सीधा खुद आ गया अंदर, और ये खुद क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने वाला है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करके वही सेम काम एमआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए सेल के बाहर जाएगा, एक्सप्रेशन होगा, और फाइनली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। काम की बात यह है कि हमेशा चाहे कैसी भी कंडीशन हो, मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए है, डीएनए को एक्सप्रेस होना है, चाहे हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का हो, चाहे हार्मोन नॉन स्टेरॉइड यानी वाटर सोल्यूबल हो। अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो उसको उसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे मिलेगा, अगर स्टेरॉइड लेवल का होगा वो सीधा अंदर आएगा, उसका रिसेप्टर साइटोसॉल के अंदर रहेगा। और साइटोसॉल और हार्मोन का ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये खुद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये सीधा, बिकॉज उसने अगर बाहर वाली झिल्ली क्रॉस की है तो ये वाली झिल्ली भी क्रॉस करेगा, बिकॉज ये वाली झिल्ली भी, ये वाली मेम्ब्रेन भी वही लिपिड से बनी है, क्रॉस करके सीधा डीएनए में आएगा। इसीलिए स्टेरॉइड हार्मोन जो है, देखिए इनमें कोई एक्स वाई बीच में नहीं है, इसलिए ये हार्मोन सीधा और क्विक काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है, यहाँ पे एक्स वाई का खेल क्या है। देखिए यहाँ पर इस केस में
पूरी ये चीज क्या हो रही है, मैसेजिंग हो रही है, मैसेज पहुंच रहा है एक के बाद एक, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेंजर है ये हार्मोन खुद है, ठीक है। मैं इसको एक अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं। यहां पर ये है फर्स्ट मैसेंजर, कौन है, हार्मोन। हार्मोन के पास सारा ज्ञान है, सारी सूचना इसके पास है, तो हार्मोन खुद फर्स्ट मैसेंजर है। हार्मोन जब रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और ये जब चलेगा आगे, तो ये वाला जो है ये क्या होगा, सेकंड मैसेंजर, ठीक है। ये वो दूसरा बंदा है जो सूचना आगे पहुंचाएगा, इसे क्या कहेंगे हम, सेकंड मैसेंजर। ध्यान रखने की बात है, इनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सेकंड मैसेंजर, द्वितीय संदेश वाहक। नाम में स्पष्ट है, दूसरा बंदा जिसके पास संदेश है और वो उसका वाहक है, केवल वाहक कर है, नो डाउट वो आगे देगा। अब सेकंड मैसेंजर कई बार आगे चल करके टर्शरी मैसेंजर भी बन जाता है, थर्ड मैसेंजर भी होता है, या फिर सीधा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की करके, और ये जो टर्शरी मैसेंजर है ये सीधा डीएनए के पास जाता है और यहां अपना काम करता है, ठीक है। अब देखिए सेल में सेकंड मैसेंजर की तरह काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग हार्मोन अलग अलग विधि से अपना काम करते हैं, ठीक है। और सेकंड मैसेंजर अलग अलग तरह से अपना, अब सेकंड मैसेंजर कई केस में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, साइक्लिक एएमपी, ठीक है, सेकंड मैसेंजर हो सकता है। साइक्लिक जीएमपी सेकंड मैसेंजर हो सकता है। IP3 कैल्शियम, ये भी सेकंड मैसेंजर हो सकता है, ठीक है। डाई एसिल ग्लिसरॉल, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड मैसेंजर के कुछ रूप है, और सेकंड मैसेंजर बाद में जिसको भी एक्टिवेट करेगा वो फाइनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद में सीधा न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, बिकॉज डी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ बाइंड करने की विशेष योग्यता रखते हैं, और जो डीएनए से बाइंड करता है वही ट्रांसक्राइब यानी डीएनए को उद्दीपित कर सकता है, एक्साइट कर सकता है, डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सकता है, डीएनए की जो पैकिंग है उसे खोल करके उससे एक्सप्रेशन के लिए मजबूर कर सकता है। और जब डीएनए एक्सप्रेस होगा तो उससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए एमआरएनए के अंदर प्रोसेसिंग होती है, हम सब जानते हैं, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो एमआरएनए के अंदर प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले उसकी कैपिंग होगी, उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग होगी जिसमें एक्सॉन्स को रख लिया जाएगा, इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा, और लास्ट में उसके अंदर टेलिंग हो जाएगी। और जब इस एमआरएनए की प्रॉपर प्रोसेसिंग हो जाती है, तीनों मॉडिफिकेशन सही सलामत हो जाते हैं, यानी सबसे पहले कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग जब अच्छे से हो जाती है, तो ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर भेजा जाता है, और बाहर साइटोसॉल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, वहां जाकर उसका ट्रांसलेशन होगा और वहां प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन अपना काम करता है, प्रोटीन आइदर इट कैन बी स्ट्रक्चरल और इट कैन, ये क्या बना दे, कोई एंजाइम को बना दे, ये एंजाइम अपना काम करेगा। और वास्तव में जो हार्मोन सूचना लाया था वो यही लाया था कि इस सेल को ये फला एंजाइम बनाना है, लेकिन इस एंजाइम के बनने तक की जो पूरी विधि है यही सेल सिग्नल, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा सेल सिग्नलिंग का काम करती है, क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक क्लासिफाई कर देता हूं डिटेल्ड जो है, तो टारगेट के ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम हार्मोन का। हार्मोन का क्लासिफिकेशन, इन्हें हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एक हो गया ग्रुप 1 और दूसरा हो गया ग्रुप 2, किस आधार पर, मैकेनिज्म के आधार पर, ठीक है, मैकेनिज्म के आधार पर। तो ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में कौन है, ग्रुप 1 वो मैकेनिज्म है जो किस पहले प्रकार की, ये सेल मेम्ब्रेन लेवल पर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सेल मेम्ब्रेन पे, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू काम करने वाले जितने भी एंजाइम है ग्रुप 1 में आएंगे। ये कोई वैसे कोई इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, सुविधा के हिसाब से बना है। और सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो ग्रुप 2 है उसे हम बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर या फिर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, इंट्रासेल्युलर, ठीक है। ग्रुप 1 में हम यहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोफिलिक जितने होंगे ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और जितने भी हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो क्या होंगे, स्टीरॉयड नेचर के होंगे, सीधी सी बात है, ये इंट्रासेल्युलर मैसेंजर वाले। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन वाले जो हैं ये अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। कोई सेल मेम्ब्रेन वाला है, ठीक है, अभी मैंने आपको बात की अलग अलग तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स हो सकते हैं। तो कईयों के अंदर
साइक्लिक एएमपी होता है सेकंड मैसेंजर के रूप में, कईयों के अंदर साइक्लिक जीएमपी होता है सेकंड मैसेंजर के रूप में, कईयों के अंदर कैल्शियम आयन हो सकता है या IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। IP3 का मतलब है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये भी हो सकता है। और कुछ जो हैं जिनका जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो ज्ञात नहीं है, अभी अननोन सेकेंडरी मैसेंजर है। ये किस आधार पर है? सेकेंडरी मैसेंजर के आधार पर। ठीक है, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये कोई वेल एस्टेब्लिश क्लासिफिकेशन नहीं है सर, जस्ट हम समझने की दृष्टि से हमें यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा कि मेम्ब्रेन पर बाइंड करने वाले जो हार्मोन है वो रिसेप्टर के बाद आगे चलकर किस जिम्मेवारी देते हैं, कौन आगे जाएगा, साइक्लिक एएमपी रोल प्ले करेगा या फिर साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम, या फिर IP3 या फिर कोई और। तो हमें इस बात से यहाँ क्लियर हो रहा है कि इस तरह से ये सेकेंडरी मैसेंजर इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, अब ये साइक्लिक एएमपी से जो काम करने वाले हैं वो कौन कौन है, एंजाइम्स का नाम यहाँ लिखते हैं साइक्लिक। देखिए ज़्यादातर साइक्लिक एएमपी की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे ग्लूकागोन की बात कर लें, TSH की बात कर लें, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कर लें, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करें, FSH जो हैं यानी पूरे दोनों आ गए। ठीक है, इसके अलावा एसिटिल कोलिन, ये भी इसी तरह से काम करता है। एसिटिल कोलिन जब भी सेल पे जाता है साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है। अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन की बात करें, कैल्सिटोनिन भी इसी तरह से काम करता है। और तो और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन है, वो भी इसी तरह से काम करता है, साइक्लिक जीएमपी से अपना सिग्नलिंग देता है। साइक्लिक जीएमपी से जो काम करने वाले हैं उनमें से एक ही है आता है जो मोस्ट कॉमनली ज्ञात है, वो है ANF एक्टिल नाइट्रोटिक फैक्टर, जो हार्ट सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय हार्ट। कैल्शियम से जो अपना सिग्नलिंग करते हैं उसमें कोलेसिस्टोकाइनिन है जो पेंक्रियास सीक्रेट होता है। इसके अलावा आंत से सीक्रेट होने वाला गैस्ट्रीन है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है सब्सटेंस पी, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक है वैसोप्रेसिन और गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है GnRH जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। इसी तरह से TSHRH या फिर थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन TRH, ये हार्मोन भी कैल्शियम से करते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनका सेकेंडरी मैसेंजर अभी तक प्रॉपरली ज्ञात नहीं है। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, सॉरी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसी तरह से एक दूसरा फैक्टर आता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे F का मतलब है फाइब्रोब्लास्ट। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी इसी श्रेणी में आता है। और प्रोलैक्टिन जो है इनका भी सेकंड मैसेंजर अभी ज्ञात नहीं है। अगर हम इंट्रासेलुलर वाली लिस्ट देखें, इंट्रासेलुलर की मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। इंट्रासेलुलर, अब इंट्रासेलुलर का तो सीधा सीधा वाटर इनसोल्यूबल जितने भी स्टेरॉइड से जो बने वो सारे इसमें आएंगे। तो सबसे पहली बात है एंड्रोजन, जी टेस्टोस्टेरोन जो है, एंड्रो मेल बोलते हैं, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। स्टीरॉन ऑन जिसके पीछे लग गया नो डाउट वो स्टेरॉइड नेचर का है, एंड्रोजन आ गया। इसी तरह से आ गए एस्ट्रोजन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, दोनों स्टेरॉइड नेचर के। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है, ये तीनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तीनों तरह के आते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हों, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हों, या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड हो, ये तीनों बिकॉज सारे स्टेरॉइड्स नेचर के हैं, ये सीधा स्पष्ट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन इसी से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें T3 T4, क्यों? बिकॉज ये स्टेरॉइड का नहीं है लेकिन फिर भी इंट्रासेल्युलर में काम करता है, इसीलिए। और हम जानते हैं थायराइड का एक्शन बहुत क्विक होता है, इट्स वेरी क्विक। ठीक है, और एक जो हार्मोन और है वो है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि वो भी फैट से बनता है। हम सब पढ़ते हैं कि स्किन के अंदर जो हमारी फैट है वो सनलाइट से एक्सपोज होकर के फाइनली क्या बनती है, कैल्सिट्रायोल फॉर्म है। ट्राईऑल है, 3 अल्कोहल है। ठीक है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। तो ये इस तरह से हम इन हार्मोन को डिवाइड कर सकते हैं। अगला जो लेक्चर होगा, हम वीडियो लेक्चर होगा, वो हम बनाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन सेकंड मैसेंजर्स पे।
ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही एक हल्की-फुल्की भाषा में हार्मोन की सिग्नलिंग है वो किस तरह से होती हैं, कौन से वो 2 मेजर तरीके हैं उसके बारे में जाना। अगला जो वीडियो होगा वो हम सेकंड मैसेंजर्स के बारे में उस अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेकंड मैसेंजर्स में साइक्लिक एएमपी कैसे बना, साइक्लिक जीएमपी कैसे होगा, आईपी3 और कैल्शियम कैसे काम करेगा, डीएजी और 1-2 की और जिसके बारे में मैंने बात की। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक ब्रॉड आउटलाइन जस्ट पढ़ा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर आप करिए, लाइक इसे करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच आपने अटेंशन दिया।